हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप का मतलब होता है कि कैसे किसी भी मेंबर की जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, मीन्स ख़त्म किया जा सकता है। अगर कोई मेंबर चाहे तो अपनी तरफ से भी ख़त्म कर सकता है मेंबरशिप को, और अगर कंपनी चाहती है तो वो भी जो मेंबरशिप है किसी भी मेंबर की ख़त्म कर सकती है। तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, जब कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देगा किसी दूसरे पर्सन को, तो जो दूसरा पर्सन है यानी जो ट्रांसफरी है उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो लिखा जाएगा, लेकिन जो मेंबरशिप है ट्रांसफरर की वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसने अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उसके बाद है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में क्या आता है कि शेयर्स जो हैं वो फॉरफिट कर देती है कंपनी। अगर कोई भी शेयर होल्डर पैसा नहीं देता अपने शेयर्स का, जो भी अनपेड शेयर्स हैं यानी जिसका पैसा अभी तक कंपनी को नहीं मिला है और कंपनी उससे कॉल मनी मंगाती है, वो तब भी नहीं देता, या कोई उसकी प्रीमियम बच रही है, कॉल मनी बच रही है, या कोई इंस्टॉलमेंट बच रही है, तब कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स फॉरफिट कर देती है यानी कैंसिल कर देती है। और ये शेयर्स कंपनी तभी कैंसिल कर सकती है यानी तभी फॉरफिट कर सकती है जब उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज हो, यानी उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा गया हो, पावर हो उसके पास किसी भी मेंबर के शेयर को फॉरफिट करने की। ठीक है, तो शेयर जब फॉरफिट कर दिए तो कंपनी क्या करेगी, जो भी डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर होगा उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से हटा देगी, रिमूव कर देगी, और फिर उसके बाद जो भी उसका राइट है डिविडेंड या प्रॉफिट वगैरह रिसीव करने का उस शेयर पर, वो भी वहीं ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से कंपनी की जो मेंबरशिप है कंपनी की तरफ से वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी और कोई भी मेंबर अब उसका शेयर होल्डर नहीं बनेगा, यानी जिसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया है वो अब मेंबरशिप में नहीं कंटिन्यू कर सकता क्योंकि उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। तो वहीं पर इनकी मेंबरशिप क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। उसके बाद है वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स। अगर मान लीजिए किसी भी शेयर होल्डर ने सरेंडर कर दिया, अपने खुद से अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को सरेंडर कर दिया, तो उससे क्या होगा, कंपनी की जो शेयर कैपिटल होगी वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जो अगर ये सरेंडर वैलिड है और कंपनी भी मान लेती है कि हाँ ठीक है, और ये जो शेयर जो सरेंडर पॉइंट है अगर ये कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्सेप्टेबल है, तो भी अगर वैलिड, तो भी ये क्या हो जाएगा, वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। तो कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेगी और जो भी होल्डरशिप होगी मेंबर की वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है अगर यहाँ पर ये बात और है कि अगर जो शेयर्स का जो सरेंडर हो रहा है अगर वो इनवैलिड है, किसी भी लॉ के प्रोविज़न में सही नहीं है, तो उस कंडीशन में कंपनी नहीं मानेगी उस सरेंडर को। ठीक है, उसके बाद है डेथ ऑफ मेंबर। किसी भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का तो नाम लिख दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में, लेकिन जो डिजीज शेयर होल्डर है यानी जो शेयर होल्डर मर गया है उसका जो नाम है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि वहाँ पर उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई मेंबर की। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। किसी भी मेंबर की इंसॉल्वेंसी, यानी कोई भी मेंबर दिवालिया घोषित हो गया है, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है कि हाँ भाई ये पैसे अब नहीं दे सकता, तो उस टाइम पर जो भी शेयर्स उसने हेल्ड कर रखे हैं वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ऑफिशियल रिसीवर को। अब वो ऑफिशियल रिसीवर क्या बन जाएगा, उन शेयर्स का मालिक बन जाएगा। लेकिन जो इंसॉल्वेंट वो था, पर्सन था, यानी जो मेंबर था, उसको उसकी जो मेंबरशिप है उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सरसाइज ऑफ लीन। इन केस द कंपनी जो है अगर होल्ड करके रखती है राइट ऑफ लीन ऑन द शेयर्स, किसी भी मेंबर के ऊपर राइट ऑफ लीन रखती है और एक्सरसाइज इट्स राइट्स टू सेल द शेयर्स, और ये कहती है कि हाँ तुम शेयर्स वगैरह बेच सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन इट्स आर्टिकल्स, उसके आर्टिकल्स में इस तरह का भी प्रोविजन होना चाहिए। द मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर टर्मिनेट्स। मेंबरशिप तब टर्मिनेट हो जाएगी शेयर होल्डर की जब व्हेन द नेम ऑफ द बायर ऑफ सच इज़ एंटर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी जब वो वहाँ पर अगर उन्होंने मान लीजिए किसी ए पर्सन ने क्या कर दिए, सेल कर दिए बी पर्सन को। पहले ये था शेयर होल्डर, उसने बी को सेल कर दिया,
मतलब जो शेयर्स हैं बेच दिए, तो जो बायर है अब वो क्या बन जाएगा, उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। और जो ए है, जो पहले से शेयर होल्डर था, जिसने पहले बाय कर रखे थे शेयर्स, वो क्या बन जाएगा, वहाँ से उस मेंबरशिप से टर्मिनेट हो जाएगा। और इसका नाम कहाँ लिख लिया जाएगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में। उसके बाद है डिग्री ऑफ द कोट। डिग्री का मतलब होता है नीलामी। अगर किसी शेयर्स की, इफ़ द शेयर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ अंडर अ डिग्री ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में नीलामी के टाइम पर अगर इस शेयर्स की मेंबर बनाया जाता है, तो द मेंबरशिप ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स, उस टाइम पे उन शेयर्स होल्डर की जो मेंबरशिप होगी वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब मेंबरशिप ऑफ अ होल्डर ऑफ शेयर्स इज टर्मिनेटेड ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का हम रिडम्पशन कर रहे हैं, उस टाइम पर भी जो होल्डर ऑफ शेयर्स हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी का समापन होना, यानी अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स होंगे वो कॉन्ट्रीब्यूटरी टू द थर्ड पार्टीज लायबल होंगे। यानी थर्ड पार्टी की तरह कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स कि मान लीजिए एक ए मेंबर था, उसके पास 10 रुपीज़ के शेयर थे। ठीक है। अब उसने 8 रुपये क्या कर दिए, पे कर दिए, और बचे कितने, 2 रुपीज़ के शेयर्स। तो जब वाइंडिंग अप होगा वो सिर्फ 2 रुपीज़ के लिए लायबल होगा, उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो पर्सन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ 2 रुपये का। ठीक है। तो केस ऑफ वाइंडिंग अप में मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है। अगर इसने पूरा पैसा दे दिया तो वहीं पे मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर इसने पूरा पैसा नहीं दिया है तो 2 रुपये देने के बाद इसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब हम बार बार बात कर रहे थे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम लिखा जाता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम हटा दिया जाता है जो भी बाद में मेंबर नहीं बन पाता कंपनी का। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता क्या है, सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि हर एक कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना मैंडेटरी है, ज़रूर बनाए वो। और जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वो क्या है, एक बुक है विच इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी कंपनी। वो हर एक कंपनी के लिए ऑब्लिगेटरी है, यानी मैंडेटरी है, और चाहे वो पब्लिक कंपनी है या चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, टू कीप यानी बनाकर उसे रखना है। और इस बुक में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है मेंबर्स की, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी मेंबर्स की वो सारी लिखी गई होती है। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, तो पहला है नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ़ एनी ऑफ द मेंबर, यानी कि नेम लिखना है मेंबर का, उसका एड्रेस होना चाहिए, ऑक्यूपेशन क्या है वो होना चाहिए। इन केस ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड किए गए हैं हर एक मेंबर के द्वारा वो भी लिखने चाहिए। डिस्टिंग्विश ईच शेयर बाय इट्स नंबर, हर एक नंबर के शेयर्स को अलग दर्शाना है, किस क्लास का शेयर उसने लिया है। ज़रूरी नहीं है हर कोई इक्विटी शेयर ही ले, या ज़रूरी नहीं है हर कोई प्रेफरेंस शेयर्स ही ले, तो जिस क्लास का लिया है वो भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ शेयर्स की, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने परचेज़ किए हैं। एक ए पर्सन है, उसने 1000 के 10 शेयर परचेज़ किए हैं, तो ये भी लिखा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है एंड अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे करेगा वो, और एग्रीड टू बी कंसिडर्ड एज पेड, और कितना एग्री करता है कि हाँ मैं इतना पेड करूँगा शेयर्स के ऊपर। अगर वो 10 रुपये के शेयर्स हैं, सॉरी 1000 रुपये के, 1000 शेयर्स हैं 10 रुपये के, मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर खरीद रहा है 10 रुपये के, तो वो कहेगा हाँ मैं 10 रुपये पे करने के लिए तैयार हूँ, तो ये वाली एग्रीड अमाउंट भी लिखी होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कोई नहीं हमें प्रीमियम भी चाहिए 2 रुपये, और वो कहता है चलो मैं प्रीमियम देने के लिए भी तैयार हूँ, तो ये अमाउंट भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखी होनी चाहिए। उसके बाद है द डेट ऑन विच द नेम ऑफ ईच पर्सन वॉज एंटर इन अ रजिस्टर एज अ मेंबर, यानी हर एक पर्सन का नाम जहाँ पर लिखा गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उस जिस दिन लिखा गया है उसकी डेट भी होनी चाहिए, और डेट होनी चाहिए जब वो मेंबरशिप छोड़कर जा रहा है। ठीक है। कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाता है या शेयर फोरफिट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पर मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, अभी हमने पढ़े थे। तो अगर इन केसेस की वजह से कभी भी हो रही है तो उस दिन की डेट भी लिखी होनी चाहिए। इन केस जो कंपनी है अगर अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा रही है तो हैज़ गिवन नोटिस ऑफ सच
कन्वर्जन, उस कन्वर्जन का नोटिस देना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रार को। देन द रजिस्ट्रार ऑफ द मेंबर्स देन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है वो उस स्टॉक अमाउंट भी जो भी हेल्ड कर रखा है मेंबर्स ने वो भी वहाँ पर लिखा जाएगा। एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है और जॉइंट होल्डर की भी जो भी पर्टिकुलर्स हैं, यानी जॉइंट होल्डर भी हैं, अगर कंपनी के एक ही शेयर पर बहुत सारे होल्डर्स हैं तो उनकी भी क्या रखेगा, सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा, वो भी लिखेगा सब कुछ। और अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोविजंस में नहीं लिखती है, यानी अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर नहीं बनाती है, कहीं ना कहीं कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है, तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, जो भी डिफ़ॉल्ट में होगा उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा विद अ फाइन के साथ, जो कि कम नहीं होगा 50,000 से, और जो कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है 3 लाख रुपीज़ से। वेयर द फेलियर इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग वन, अगर वो फेलियर बार बार ऐसा करता है तो विद अ फर्दर फाइन, उसके बाद भी उसको दोबारा फाइन देना पड़ेगा, जो कि कितना होगा 1,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे, हर एक दिन पर 1,000 रुपीज़ देना पड़ेगा उसको। और आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग द फेलियर कॉन्टिन्यूस, और बार बार जब तक वो अगर ऐसे गलत काम कर रहा है, बार बार फेलियर कर रहा है, यानी वहाँ पर रजिस्ट्रार पे सबमिट नहीं करा रहा या ढंग से रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहा, अगर किसी ने शेयर्स लिए हैं उसका नाम उसने दर्ज ही नहीं किया है, रजिस्टर ही नहीं किया है, यानी कहीं ना कहीं अगर वो धोखाधड़ी कर रहा है और रजिस्ट्रार को सबमिट कराने में भी फेल हो गया सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तब उसको हर एक दिन पर 1,000 रुपये फ़ाइन भरना पड़ेगा। आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।